हाँ जी। मॉर्निंग मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। संचिता घर पहुंच गई क्या? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। स्क्रीन शेयर हो गई ना सबको? दिख रही होगी। लो भी। कल ये क्वेश्चन आया था, इसको करो जल्दी से। स्टार्ट करो, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे चलते। कल वाला क्वेश्चन ही है, एक बार जल्दी से देख लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ वही कह रहा हूँ, कल वाला है। अगर कुछ कम्युनिकेशन में नहीं आया हो तो एक चेक कर लो, क्योंकि लास्ट में हुआ था ना। एक बार चेक कर लो आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये। चलो इस वाले क्वेश्चन को करो। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फेरस ऑक्सिलेट ऑक्सीडाइज्ड बाय 3 मोल्स ऑफ KMnO4, ये भी कल वाला ही है। हो रहा है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फेरस आयन ऑक्सीडाइज्ड बाय 1 मोल ऑफ KMnO4। पीछे भी आंसर 5 था। ये नहीं है, ये नहीं किया था कल हमने। लगाओ इस पे 60 सेकेंड्स फास्ट। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंसिंग करके 30-32 सेकंड में आंसर आता है इसका। बाकी सारे बच्चे। और कोई चेक कर ले। ये मैंने लिखा डाइक्रोमेट, क्रोमियम +3 में कन्वर्ट हो गया। ये लिखा SN+2, SN+4 में कन्वर्ट हो गया। ये 2 से मल्टीप्लाई, ये 6 से मल्टीप्लाई। चाहता क्या है? When the ion dichromate acts as an oxidant in acidic aqueous solution, the ion Cr+3 is formed. How many moles of SN+2 would be oxidized to SN+4 by 1 mole of? 2 से 6 तो 1 से क्या होएगा? 3। बिल्कुल ठीक है। फोर्थ आंसर आ रहा है अभी। इसको देखो, दो क्वेश्चन है, टोटल आपके पास 90 सेकेंड्स। SnO2-2 का इक्विवेलेंट वेट फाइंड करना है। 8 मतलब दो क्वेश्चन नहीं ना, ऊपर वाला क्वेश्चन। M/2।
किसी को पूछना है? किसी को इन दोनों क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करना है? मुंह में दही जमा के बैठे हो क्या? अपना नुकसान खुद करा बैठोगे भी, सीधी सी बात है ना। ये वाइटरे ने थोड़ी ऑनलाइन किया है, सरकार ने किया है ना ऑनलाइन। तुम्हारी भी तो ड्यूटी बनती है ना, कुछ अकेले टीचर की ड्यूटी बनती है कि वही बकबक करता रहे तुम्हारी क्लास में आके। दो क्वेश्चन है, ऊपर वाला और नीचे वाला, इन दोनों को करो। इनकरेक्ट आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। श्योर है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम डिक्रीजेस बाय 6, ये आना चाहिए था 3। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe+2 इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट, ये ठीक है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cr2O7-2 इन द रिएक्शन इज मोलिकुलर वेट, ये ठीक है। मेरे को लगता है पहला आंसर आएगा इसका। हम्म हाँ, क्या कह रहा था अमृत? नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर तो 3 का ही चेंज हो रहा है ना बच्चे। अगर तू इक्विवेलेंट वेट निकालेगा तो 2 क्रोमियम पे जाना पड़ेगा ना, 2 क्रोमियम के लिए 6 है ना। अगर तेरे से कह रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, तो 6 से 3 पे गई है ना। और इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो रिएक्टेंट साइड में 2 थे तो 2 का चेंज निकालना पड़ेगा बाय 6। वो तो कह रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम डिक्रीजेस बाय 6, इट शुड बी डिक्रीजेस बाय 3। लेकिन अगर तू Cr2 लेके चल रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर तो 6 ही है ना। इसको करो। सेकंड पक्का? लो जी, इसको करो। संचिता, तुम क्लास में हो? ये लो। हो गया? हम्म इसका आंसर ये 7 है, ये 7 है, ये 4 है। तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन डिक्रीजेस बाय और इंक्रीजेस बाय, ब्रोमीन कह रहा है सॉरी, -1, ये प्लस का 5, इट इज इंक्रीजेस बाय 6, बिल्कुल परफेक्ट है। अगर कोई बोलेगा ना इस ब्रोमाइड का इक्विवेलेंट वेट निकालो, तो इसके मोलिकुलर वेट में या एटॉमिक वेट में या आयन वेट में 6 का डिवाइड कर देना। हाँ भी, इनको करना। दो क्वेश्चन है। इसका 0.8। 90 सेकंड है तुम्हारे पास दोनों क्वेश्चन को करने के लिए। दोनों क्वेश्चन को करने के लिए 90 सेकंड। हाँ जी। फर्स्ट का 2.5 और सेकंड का
8x मुस्कान ने बताया, इज इट? हाँ जी। रूहानियत क्या बोल रही हो? हाथ खड़ा किया था ना रूहानियत ने। मुस्कान दोनों का आंसर ही आ रहा है, थर्ड एंड फर्स्ट। ये ClO2 लिख दिया, क्लोराइड में बदल गया। बस प्रियाशा मुझे इतना बताओ कि इसमें ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज क्या है? ठीक है, डेल्टा ऑक्सीडेशन नंबर 5 है। कंफर्म हो गया। चलो, अब H2O2 को O2 में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो -1 × 2, 2 × 0। रिएक्टेंट साइड में दो पड़े हुए ना, तो डेल्टा ऑक्सीडेशन नंबर कितने का हो गया? एग्जैक्टली 2 का। 2 का 0 से मल्टीप्लाई तो 0 ही आएगा ना। बस 2 इधर भेज दो, ये 5 इधर भेज दो। अब क्वेश्चन पढ़ो। हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2O2 आर ऑक्सीडाइज्ड बाय 1 मोल ऑफ ClO2? 2 मोल से 5 मोल, 1 मोल से 2.5। अगले वाले का क्या हालचाल है? हाँ भाई, आ रहा है 0.8x। मैं फिर दे रहा हूं तुम्हें 30 सेकंड, जल्दी से करके देखो इसको। नहीं हो रहा तो पूछो। हाँ जी। चलो, मान के चलता हूं कि तुम्हारा कोई डाउट नहीं है। इसके बाद ना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की तरफ चलते हैं भाई। बाकी जितने क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, इनको भी सोल्व किया जा सकता है, क्योंकि हाँ जी। हाँ, वाइट रे वाली है ना। इसको कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस बोलते हैं ना। मैं एक दो क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको, अपनी कॉपी में नोट्स में लिखना शुरू कर लेना। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस जो आपको मोल कंसेप्ट में भी सीखने को मिलता है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस, मैं पिछले पेज पे जाके ना एक पेज ऐड करता हूँ, पहले अपने नोट्स बनाना शुरू कर लेना इसके अंदर। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस, इसी को आप लोग रेडोक्स टाइट्रेशन भी बोलते हो, इसी को आप रेडोक्स टाइट्रेशंस भी बोलते हो। और मोल कॉन्सेप्ट में भी यही सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है। फॉर्मूला जो मैं बता रहा हूं इसको लिटरली ओबे कर लेना। N1 M1 V1 इज इक्वल टू N2 M2 V2। बस इसके अराउंड घूमते रहना है, इसी में से आपके आंसर आएंगे। बुक्स में ये जो N1 M1 है, इसको N1 V1 लिख देगा वो, और इसको N2 V2 लिख देगा। अगर कहीं वॉल्यूम मेंशन ना कर रखा हो, यहाँ तो ये ml इक्विवेलेंट है, और अगर वॉल्यूम मेंशन नहीं कर रखा हो तो सीधा सीधा सा N1
इज इक्वल टू N2 आ जाएगा। यहां मेरे पास सीधे इक्विवेलेंट्स दे रखे हैं और बड़ी सिंपल सी बात है, जब आप मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे ना, तो मोल कॉन्सेप्ट में आपको बार बार ये बात बताई गई थी, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में मैम ने पढ़ाया था आपको कि इक्वेशन बैलेंस्ड हो चाहे इम्बैलेंस्ड हो, लेकिन इक्विवेलेंट बराबर ही होंगे। इक्वेशन बैलेंस्ड हो चाहे इम्बैलेंस्ड हो, लेकिन इक्विवेलेंट बराबर ही होंगे। तो रिएक्टेंट का इनफैक्टर, प्रोडक्ट का इनफैक्टर, रिएक्टेंट के दोनों, रिड्यूसिंग एजेंट का, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इनफैक्टर देखो, मोलैरिटी देखो, वॉल्यूम लिखो, उसे सोल्व कर डालो। वॉल्यूम मेंशन ना कर रखा हो तो सीधे इक्विवेलेंट से क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। वापस बोल रहा हूं, लास्ट एंड फाइनल टर्न, बैलेंसिंग की नीड जब इक्विवेलेंट मेंशन करते हो तो नहीं होगी, उसके लिए आपको क्वेश्चन पे आना पड़ेगा तो ज्यादा समझ पाओगे। कुल मिलाकर ये 3 फॉर्मूले और मैं इसको एक ही मान के चलता हूं। सबसे ऊपर पे लिखा है N1 M1 V1 N2 M2 V2। सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने, सॉल्यूशन नहीं पढ़ने। लो जी, एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ये देखो भी क्वेश्चन, 20 मिलीलीटर 0.4 N, N दे दिया, N फॉर नॉर्मल, तो N फैक्टर से छुटकारा मिल जाएगा तुम लोगों को। 16 ml of KMnO4 of unknown normality forming Mn+2। तो एक बार चेक कर ले, N1 M1 V1 N2 M2 V2, इन दोनों का मल्टीप्लाई N1 V1 N2 V2 है। अब एक साइड में आपके पास क्या लिखा हुआ है, 20 मिलीलीटर 0.4 N, नॉर्मलिटी सीधी सीधी दे दी, N फैक्टर की नीड ही नहीं है। दूसरे वाले में आपको पता है क्या दिया उसने, 16 मिलीलीटर। लो जी 16 मिलीलीटर, नॉर्मलिटी अननोन है तो कोई बात नहीं, अननोन है तो अब इसकी नॉर्मलिटी तुम लोग फाइंड कर लोगे। 8/16 आंसर आ गया आपके पास 0.5। तो बड़ा सिंपल सा फंडामेंटल है, N1 M1 V1 N2 M2 V2, N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2। बस क्वेश्चन पे नजर बना के रखनी है आपको, सॉल्यूशन पे नहीं, बस आंसर पे नजर बना के रखनी है। क्वेश्चन आंसर, नॉट सॉल्यूशन। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो, सिर्फ ये वाला क्वेश्चन पढ़ना है सिर्फ, और कुछ नहीं करना, और अपनी कॉपी में सोल्व करने की कोशिश करो जो मैंने आपको तरीका बताया, N1 M1 V1 N2 M2 V2। हाउ मेनी मिलीलीटर, हर्ष लिख के कर रहे हो क्या, वैसे देख के कर रहे हो सिर्फ, या कर भी नहीं कर रहे हो? जशनदीप कौर, संचिता, नंदिनी, हाँ करो फटाफट करो, नहीं तो ना मारे जाओगे। 5-7-10 दिन की बात और है, ये वापस उसी ट्रैक पे आ जाएंगी सारी चीजें ना, ज्यादा लंबा काम नहीं है, कहीं चैप्टर का नुकसान मत खा लेना। अंश, अंश को मेरी आवाज सुनाई दी? हाथ खड़ा किया इसने। हाँ भी हो गया क्वेश्चन, ये आंसर मैच कर गया। चलो ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है। 0.2 ग्राम दे रखा है, अगर तुम इसको लिख के सोल्व कर लो तो ज्यादा अच्छा है। 0.2 ग्राम ऑफ अ सैंपल ऑफ H2O2 reduces 20 मिलीलीटर ऑफ 0.1 M मोलैरिटी है। KMnO4 सॉल्यूशन इन एसिडिक मीडियम, मोल कॉन्सेप्ट प्लस रेडॉक्स का मिक्सचर है। व्हाट इज द परसेंटेज प्योरिटी, परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है आपको H2O2 की, और वो 0.2 ग्राम दे रखा था। आपको 0.2 ग्राम से मतलब नहीं है, आपको चेक करना है यूज कितना हुआ। सॉल्यूशन मत पढ़ना यार, सॉल्यूशन लंबे होते हैं, 3 लाइनों का क्वेश्चन है सिर्फ, ओनली 3 लाइंस। देखो N1 M1 V1 N2 M2 V2, एक तरफ H2O2 लिख दो, दूसरी तरफ KMnO4 लिख दो। अब वहां से डेटा चुरा के लिया, डेटा क्या कह रहा है, वो कह रहा है आपके पास 0.2 ग्राम्स। अभी तक हमें 0.2 ग्राम की परसेंटेज प्योरिटी पूछ रहा है, ये तो नहीं पता ना 0.2 ग्राम पूरा यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा। लेकिन इतना मैं आपको बता दूं कि जो H2O2 है, अगर आप थोड़ी स्मार्टनेस यूज करो
H2O2 का N फैक्टर क्या है भाई? 2। ये भी देख लो, ये भी देख लो। चाहे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, अपनी कॉपी में कहीं साइड में लिख लो, इधर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, इधर इन एसिडिक मीडियम और इन बेसिक मीडियम, और इट वर्क्स एज एसिड। वापस बोल रहा हूं, H2O2 चाहे एसिडिक मीडियम में हो चाहे बेसिक मीडियम में हो, H2O2 चाहे एसिडिक मीडियम में हो चाहे बेसिक मीडियम में हो, चाहे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो चाहे रिड्यूसिंग एजेंट हो, चाहे ये खुद एसिड काम कर रहा हो, इसका एन फैक्टर ऑलवेज 2 है, तो ये 2 लिख दिया, ये एम लिख दिया। पीछे चलते हैं। 0.2 ग्राम है सैंपल ऑफ H2O2 रिड्यूसेस। अब इसके वॉल्यूम के बारे में कोई बात नहीं कर रखी है, तो इसके ml इक्विवेलेंट आ जाएंगे, ml मोल आ जाएंगे इसके। KMnO4 का एन फैक्टर क्या है भाई? एसिडिक मीडियम है, तुम ही बता दो। 5 है, ठीक है। और कॉन्सेंट्रेशन क्या दे रखी है? 0.1 m। वॉल्यूम कितना दे रखा है? 20। इससे तुम्हारे पास मिली मोल। अच्छा एक बात बताओ, किलोमीटर को मीटर में कैसे बदलते हो? 1000 से मल्टीप्लाई करके ना। तो मिली मोल को मोल में कैसे बदलोगे? 1000 से डिवाइड करके। अभी मिली मोल निकल रहे हैं इसके, 5 इंटू 0.1 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 2। इसी के मोल निकालने हो, 5 इंटू 0.1 इंटू 20/2, 1000 से डिवाइड। अब इसको सोल्व कर लो। ये 0.5 यानी 5 इंटू 10⁻³ आ गया। ये मोल आ गए H2O2 के, ये H2O2 के मोल आ गए। मास निकालने यूज हुआ है जो, मास यूज्ड ऑफ H2O2। मोल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली किसी के मोल को मास में कैसे कन्वर्ट करते हैं? क्या? ठीक है भाई, जब इसको सोल्व करोगे 34 इंटू 5, 34 मोलिकुलर वेट है ना उसका, कितना आ गया? 170। और 3 जीरो है। अब परसेंटेज प्योरिटी कैसे निकलती है भाई? परसेंटेज प्योरिटी यूज्ड डिवाइडेड बाय इनिशियल जो क्वांटिटी ले रखी है इनटू 100। 0.17 0.20 इंटू 100, 85% प्योरिटी। समझ गए भाई? अब इस क्वेश्चन को देख लो, आंसर 85% आ गया। कंफ्यूजन पक्का दिमाग में आ गया? नवकिरण इस क्वेश्चन को समझाना भाई। एग्जाम्पल 33 जो बोर्ड पे दिख रहा है इसको एक्सप्लेन करना। नहीं बोलने का इलाज है अभी मेरे पास ना। अब वेटिंग रूम में नहीं रिमूव कर दूंगा, फिर जुड़ नहीं पाओगे 4 बैच तक। बिल्कुल आ रही है। हम्म, का डिवाइड करके इनटू 100, तो ये परसेंटेज प्योरिटी आ गई है। ठीक है ना? बस इसी तरीके से ml इक्विवेलेंट के क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट में भी होते हैं, और इसी कॉन्सेप्ट से रिडॉक्स चैप्टर में भी होते हैं। तो एक साथ 2 चैप्टर सीखने का चांस है। मिली इक्विवेलेंट N1 V1 N1 M1 V1 इज इक्वल टू N2 M2 V2। बस सॉल्यूशन नहीं पढ़ना, जो सॉल्यूशन पढ़ेगा वो परेशान होएगा। लो जी, इस क्वेश्चन को और करो। टाइम दिया पूरे 90 सेकंड, कैलकुलेशन समेत, आंसर नहीं पढ़ना, सॉल्यूशन। ये आंसर देना, सॉल्यूशन नहीं देखना। इफ द 1.58 grams of KMnO4 in acidic medium, Mn+2 में बदलेगा,
कंप्लीटली रिएक्ट्स विद फेरस ऑक्सिलेट। फेरस फेरस आपको पता होगा, फेरस ऑक्सिलेट का इन्फेक्टर कल बताया था 3। व्हाट वेट ऑफ फेरस ऑक्सिलेट इज रिक्वायर्ड? सभी बच्चे कर लो भी इसको। आंसर बस आधे मिनट में बता देते हैं। हाँ जी, किसका क्या क्या? 56 आयरन का, 56 एटॉमिक मास 56। इसका आंसर है 2.73 ग्राम्स। हाँ निकल आएगा। इसने पूछा क्या है, फेरस ऑक्सिलेट कितना रिक्वायर्ड है। बोलो भाई। ये 3 पुट कर दिए, ये 5 लिख दिया। KMnO4 है ना। वॉल्यूम शायद मेंशन नहीं कर रखा इसका, तो वॉल्यूम हटा दिया इसमें से, बताया था आपको भी थोड़ी देर पहले। मास 1.58 है, मोलिकुलर वेट 158 है। इसका मास पूछा उसने, और फेरस ऑक्सिलेट का मोलिकुलर वेट 56 प्लस 88। जिसने सोल्व किया उसने मोलिकुलर वेट तो निकाला होगा ना फेरस ऑक्सिलेट का। हम्म, तो मास इज इक्वल टू, ये 16 के 1/100 हो गया, ये 5 इंटू 10⁻² -2 हो गया, 144 से मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइडेड बाय 3 हो गया। ये 0.6 है, ये 6 इंटू 10⁻³ है, 144 है, और ये यहां लग गए। तो अब 0.144 का 6 से मल्टीप्लाई जो है वो आंसर है आपका 14 6 जा जो भी आंसर आएगा। 0.15 से भी मान लो, 0.9 के आसपास आंसर बनना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स पूछ, ये मोल्स बता दिया उसने क्या, नंबर ऑफ मोल्स, ये तो गलत है। फेरस ऑक्सिलेट का अमाउंट इन ग्राम्स चाहिए, तो एंड में ये 164 लिखा है, इट शुड बी 144 फेरस ऑक्सिलेट। बाकी सब सही चल रहा है। क्वेश्चन का स्टाइल समझ में आ गया आपको, करना क्या है। अगला क्वेश्चन करो, देख क्या रहे हो। वो जो मैंने कैलकुलेशन की उसको देख करना, ये वाला ना। और इसका सॉल्यूशन आ रहा है ना, क्या कितना आ रहा है। हाँ ठीक है, वहां गलती कर रखी है ना, 164 लिखा है उससे। या फिर हमने गलती क्या की है। अच्छा ये गलती होगी, चलो ठीक है मैं समझ गया। ठीक है ठीक है वो ये गलती होगी ये वाली। नीचे क्या था आपके पास,
3, ये 0.6 यहाँ आएगा, ठीक है, वो मिस्टेक हो गई एक ना। चलो इस क्वेश्चन को करो जल्दी से, 35 नंबर को। इसके बाद कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे चलते हैं इसके बाद। व्हाट इज द वेट ऑफ सोडियम ब्रोमेट? ब्रोमीन का एटॉमिक वेट होता है 80 and molarity of solution to prepare 500 milliliter of 0.6 N solution when half cell reaction is। सबके सबने पूछना है क्या इसको? व्हाट इज द वेट ऑफ सोडियम ब्रोमेट एंड मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन टू प्रिपेयर? सिंपल, इसमें कुछ करना ही नहीं तुम लोगों ने, एक काम करना है बस, मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाकर वैल्यू पुट करनी है। व्हाट इज द वेट ऑफ सोडियम ब्रोमेट NaBrO3 एंड मोलैरिटी, यानी अगर m पता चल जाएगा तो मास भी पता चल जाएगा। टू प्रिपेयर 500 ml ऑफ 0.6 N सोल्यूशन व्हेन हाफ सेल, तुझे पता है इसमें n फैक्टर कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। तो N1 M1 V1 से पहले हम सिंपल सा एक काम कर ले, इसकी जो नॉर्मेलिटी है वो बस एक सेकेंड, N1 M1 V1, इसी का दूसरा वर्जन क्या होएगा? N1 V1। तुझे पता है भाई यहां 0.6 दे रखी है और ये 500 ml दे रखा है। अगर n फैक्टर का डिवाइड कर दूं तो इसका क्या बन जाएगा? मिलीमोल। इसके मिलीमोल बन जाएंगे ना। इस क्वेश्चन में तुम्हें क्या दे रखा है? 500 ml 0.6, तो 500 ml यहां लिख दिया। 0.6 या 0.6 लिख दिया, ये 500 लिख दिया, n फैक्टर का डिवाइड किया तो क्या आ गई? मिलीमोल। मिलीमोल को मोल में बदलने का तरीका क्या होता है? 1000 से डिवाइड, तो मोल आगे सीधे सीधे। और जैसे ही मोल आएंगे मल्टीप्लाई कर देना किसके साथ? विद मोलिकुलर वेट, आपके पास मास आ जाएगा। ये मास होएगा इसका 151। बोलो भाई। हाँ भाई, अब ना इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट शुरू हो रहा है। सबसे पहले आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेफिनेशन सीख ली है, उसमें शायद ही किसी बच्चे को डाउट हो। नंबर 2 पे आपने सीख लिया था ऑक्सीडेशन नंबर। नंबर 3 पे आपने सीख लिया रिडक्टेंट कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। फिर आपने सीख लिया कि इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। फिर आपने थोड़ा सा फंडामेंटल को आगे बढ़ाया, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सीख लिया जो मोल से जुड़ रहा है और इससे भी जुड़ रहा है, N1 M1 V1 N2 M2 V2। और उससे आगे फिर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट टाइप ऑफ रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन क्या है, स्टोक नोटेशन, ये सारी बातें आपने रेडॉक्स चैप्टर में कंफर्म कर ली है। अब ये जो पार्ट हम शुरू कर रहे हैं ना, ये 12th का पार्ट भी है। ये जो पार्ट हम शुरू कर रहे हैं ये 12th का पार्ट भी है। सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है भाई। कौन सा था? नंबर ध्यान है क्या था उसका? ये लो ये लो।
+5 है ना बच्चे, ये -1 है ना। और वैसे भी इक्वेशन यहां तक तो क्वेश्चन का पार्ट ही था ना, इसको देखकर ही n फैक्टर 6 पता चल रहा था हमें। हाँ बच्चे, ऊपर लिखा है मैंने, देखो। हाँ जी। अरे एलिमेंटल फॉर्म में कैसे आएगी कोई स्पीसीज यार, इतनी केमिस्ट्री पढ़ ली, कोई एलिमेंटल फॉर्म में लिखा जा सकता है किसी को? क्या किसी रिएक्शन में कोई एलिमेंटल फॉर्म लिखी जा सकती है? इम्पॉसिबल है। सिर्फ नोबल गैसेस की लिखी जा सकती है, या फिर उसको नेसेंट ऑक्सीजन, वो कोई रिएक्शन हो रही हो वो भी अनस्टेबल होता है। अच्छा गोली मारो यार, यहाँ 6 लिखा है तो 6 कैसे आया होगा? एलिमेंटल फॉर्म से तो नहीं आएगा ना पक्का है? वो तो बी आर माइनस से आया होगा ना। और मैं कहता हूँ फिर भी गोली मारो। खुद बैलेंसिंग करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में खुद उसने 6 लिख के दे रखा है, एन फैक्टर तो हमारा बना बनाया आ गया। एन फैक्टर तो बना बनाया आ गया ना, Br O3 माइनस का Br माइनस में कन्वर्जन, +5 का -1 में चेंज, तो पक्का पक्का 6 एन फैक्टर आ रहा है। नहीं, मोलैरिटी तो सीधे पहले निकलेगी भाई, मास पहले थोड़ी निकलेगा। N1 M1 V1, ये तुम्हारे पास है कैपिटल NV, ये तुम्हारे पास है 6, ये मोलैरिटी तुम्हारे पास है नहीं, ये 0.6 लिख दिया, वॉल्यूम कितना है 500 है इसका, इधर से MV निकलेगा, तो इस 6 को ये डिवाइड कर दिया, ये पहले निकलेगा मिलीमोल, मिलीमोल का मोल निकालना है, जो मिलीमोल आ रखे हैं उसमें 1000 का डिवाइड, मोल आने के बाद उसके मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई, क्योंकि जिसके बारे में बात कर रहा है वो बात किसके बारे में कर रहा है? सोडियम ब्रोमेट के बारे में। बस इंटू कर दो, मल्टीप्लाई कर दो मोल से, मास आ जाएगा। हाँ भाई, नेक्स्ट पार्ट है रेडोक्स रिएक्शंस एंड इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस। 11th 12th दोनों यहां मिक्स होनी शुरू हो जाएंगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अगर इसको मिस कर दिया तो नुकसान होने वाला है, श्योर है। तो सबसे पहले एक बात सीख ले नोट्स बनाते हुए। हेडिंग मेरे पास क्या चल रही है, मैं चैप्टर ऐसे लिख लेता हूं ना, नहीं तो चैप्टर की शुरुआत बेकार हो जाएगी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर शुरू हो गया है, साथ में रेडोक्स चैप्टर भी चल रहा है। तो अगर मेरे से कोई पूछेगा व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो उसका बड़ा सिंपल सा आंसर मैं पता है क्या दूंगा? एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में, और केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, मीन वाइस वर्सा, चेंज ऑब्जर्व करते हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एक ऐसा प्रोसेस, ऐसा फिनोमिनन जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में, और केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अभी आप सब जितने भी क्लास में बैठे हो, कोई लैपटॉप पे या कोई मोबाइल में, तो सबको पता होगा कि जो आपके लैपटॉप की बैटरी है वो धीरे 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 करके डिस्चार्ज होती जा रही है, ये केमिकल एनर्जी का यूज हो रहा है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। और जब क्लासेस नहीं चल रही हो तो आप सोचोगे मोबाइल को या लैपटॉप को चार्ज कर लो, तब इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है, तब इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। कुल मिलाकर दो टाइप के प्रोसेसेस आपके दिमाग में चलने चाहिए। नंबर 1 इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब केमिकल एनर्जी में बदलेगी तो इसको हम लोगों ने एक नाम दे दिया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और अगर इसका अपोजिट हो जाए, केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो जाए, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो केमिकल सेल। इसी का दूसरा नाम बच्चों को पता होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का दूसरा नाम होता है गैल्वेनिक सेल, और गैल्वेनिक सेल का तीसरा नाम होता है वोल्टिक सेल। ये साइंटिस्ट के नेम है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो प्रोसेस के बेस पे रखा गया है, गैल्वेनिक सेल गैल्वेनी से नाम रखा है, और वोल्टिक सेल वोल्टा के नाम से रखा हुआ है। तो कुल मिलाकर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या हुई?
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या हुई, ये अर्पित आपको बताएगा व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बिल्कुल ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल में और केमिकल का इलेक्ट्रिकल में, क्लियर, कन्वर्ट होना, क्लियर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल में और केमिकल का इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होना, इस पूरे प्रोसेस को, ठीक है जी। और अगर इसी प्रोसेस में इलेक्ट्रिकल केमिकल में बदल रही हो, अगर इसी प्रोसेस में इलेक्ट्रिकल केमिकल में बदल रही हो, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का डिकम्पोजिशन हुआ है, इसको बोलते हो इलेक्ट्रोलाइटिक। लाइटिक, लाइटिक का मतलब क्या होता है, टूटना। लाइटिक का मतलब क्या होता है, डिकम्पोज होना। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो जाएगा। और अगर इसकी जगह पे प्रोसेस रिवर्स हो जाए, जैसे तुम्हारे मोबाइल की बैटरी में हो रहा है अभी, लैपटॉप की बैटरी में हो रहा है अभी, जितना तुमने लिथियम आयन बैटरी केमिकल एनर्जी स्टोर कर ली चार्ज कर करके, अब वो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। अब एक छोटी सी बात और ऐड कर दूं इसके साथ, जो ऊपर का प्रोसेस है ये करवाना पड़ता है, मीनिंग नॉन स्पॉन्टेनियस है। और नीचे का प्रोसेस, ये जो बी नंबर पे लिखा हुआ है, ये अपने आप हो रहा है। आपका मोबाइल पड़ा रहे, मैसेज आते रहेंगे उसके अंदर, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, वीडियो चलते रहेंगे, मैकेनिक केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती जा रही है। लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके आपके मोबाइल को चार्ज करना है, तो उसको किसी ना किसी चार्जिंग पॉइंट से जोड़ना पड़ेगा, एडेप्टर के थ्रू जोड़ना पड़ेगा, 222 को कन्वर्ट करना पड़ेगा 9 वोल्ट में, तब जाकर वो केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगी, लिथियम आयन बैटरी। हाँ भी मिस्टर साहिल, ए और बी को एक्सप्लेन करना जल्दी से। मिस्टर साहिल, दूसरी बार क्यों बुलवाते हो यार तुम लोग। इसका क्लास में रहने का मन नहीं लगता। हाथ खड़ा करने से काम थोड़ी बनेगा भाई, बोलना पड़ेगा। साक्षी बोलना है इसको, साहिल को मैं बाहर कर रहा हूँ क्लास से। हाँ भी साक्षी, क्यों बता दूं भाई, मैं इतनी देर से चिल्ला रहा हूँ, तब तो पूछा नहीं, जब मैं पूछने लगा तो तुम पूछने लग गए। ये तो साफ दिख रहा है कि आपका क्लास में ध्यान ही नहीं है। मैं इतनी देर से यही तो पूछे जा रहा हूँ, बताए जा रहा हूँ, बताए, जब मैंने पूछा तो आपने पूछना शुरू कर दिया। आपने अपनी तरफ से तो नहीं पूछा ना। ये कोई बात थोड़ी होती है यार, ऐसे थोड़ी क्लास चलती है। प्रियाशा बताना जल्दी से, प्रियाशा को बोलने तो एक बार। और अपने मोबाइल को अपने पास रखकर बैठ जाओ बिना चार्जिंग के, उसकी केमिकल एनर्जी बिना कुछ किए स्पॉन्टेनियसली अपने आप क्या हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई जा रही है। चाहे वो, चाहे डिस्चार्जिंग हो रही है, चाहे वो मैसेज के फॉर्म में, साउंड के फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, कई फॉर्म हो, ये काम चल ही जा रहा है। तो केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन स्पॉन्टेनियस है। हाँ भी मुस्कान बोलना इसको। हाँ जी। और ये, और ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस है, ये अपने आप होएगा, इसमें हमें कुछ करने की नीड नहीं है। कुल मिलाकर ये सारा के सारा स्टडी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है।
क्या चीज? कुछ सुन नहीं रहा भाई। आपके ना नेटवर्क अच्छे नहीं है, आवाजें पहुंचती नहीं मेरे तक। नहीं, जो प्रोसेस हम चला रहे हैं ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसकी बात कर रहा हूँ। थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ रहे ना हम लोग। हम क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। और मैंने जो कहा, आप एक्चुअली में जो बता रहा हूँ उसके अलावा पता नहीं कहाँ कहाँ दिमाग लगा रहे हो। आप बातें सुनने में इंटरेस्टेड नहीं हो ना, तभी तो कोई मजा नहीं आ रहा ना क्लास पढ़ाने में इतना ज्यादा। मैंने क्या चैप्टर शुरू किया? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसके अंदर क्या शुरू किया है? एक है इलेक्ट्रिकल, एक है केमिकल। मैं थर्मोडायनेमिक्स की बात थोड़ी कर रहा हूँ तेरे से यार। मैं थर्मो शुरू कर लूं तो थर्मो में क्या होएगा? इंटर कन्वर्जेंस ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जीज इज नोन एज द थर्मोडायनेमिक्स। उसमें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल को लाइट में, लाइट को ढेरों वाइब्रेशनल एनर्जी में ऑसिलेशन बदलेगा, वो है थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ तेरे चैप्टर का नाम क्या है भाई तेजेश्वर सिंह? एक है इलेक्ट्रिक, एक दूसरा केमिकल। हमेशा वर्ड कहाँ से आ गया बीच में? हमेशा वर्ड कहाँ आ गया? जो जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करेगा तब हमेशा वर्ड लगाएगा ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर स्टडी किसका कर रहे हैं? चैप्टर की हेडिंग समझने में तुमने तो जान निकाल दी अपनी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वर्ड है यार, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल में और केमिकल का इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होना, इट इज द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, नथिंग एल्स। और है क्या? ये हमेशा वर्ड कैसे लग गया बीच में? थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो हमेशा की जगह पर ढेरों टाइप की एनर्जी जुड़ जाएंगी। वो किसी को बुलाओ तो बोलता नहीं है, साहिल को बुलाया तो हाथ खड़ा करके निकल गया। साक्षी की आवाज सही नहीं आ रही, ठीक है ना। इधर से एक अंश को बुलाया था, अभी तक नहीं बात कर रहा, वो हाथ खड़ा करके निकल गया वो भी। पता नहीं कौन से जमाने में जी रहे हो यार, 1988 में जी रहे हो क्या? इतने रिसोर्सेज तो होते ही हैं कि बंदा बात कर पाए। अभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन पता चल गई क्या हो रहा है ये पिछले 12 मिनट से? नंदिनी बताओ, फाइनल टच तुम दे दो इसको। हम्म। गड़बड़ हुई कहीं, सबको पता चल गया? गड़बड़? हाँ, अगर कहीं भी डेल्टा जी पॉजिटिव है अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स, ये मेरे पास वर्क करवाना पड़ेगा। मीन दिस प्रोसेस इज कंट्रोल्ड बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस। और माइनस है वर्क डन बाय द सिस्टम, मतलब अपने आप हो रहा है, हमें कुछ नहीं करना उसके अंदर। स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप चल रहा है, और नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब चलाना पड़ रहा है उसको। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हुई। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस होएगा, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। तो ये लिखा हुआ है रिडॉक्स रिएक्शंस एंड इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस, ये हेडिंग है हमारी। इलेक्ट्रोड रिएक्शंस एंड इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस, ये हेडिंग है हमारी। इसके अंदर एक रिडॉक्स कपल, फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डेफिनेशन आएगा, वो मैं अगले पेज पे चल के आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना और समझना। रिडॉक्स कपल का सिंपल मतलब क्या हुआ? कोई भी मेटल रिड्यूस्ड या ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में जब दिखाया जाए और फिर इन दोनों से एक सेल फॉर्म कर दो, तो उसको आप एग्जैक्टली बोलते हो रिडॉक्स कपल। रिडॉक्स कपल वर्डिंग क्या है भाई? द ऑक्सीडाइज्ड अभी दिखाया था आपको, एंड रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ अ सबस्टेंस टेकिंग पार्ट इन अ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ये आपके सामने। मान लो यहां जिंक है, जिंक इटसेल्फ ऑक्सीडाइज हो रहा है,
यहाँ कॉपर है, कॉपर इटसेल्फ रिड्यूस हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन का हाफ हुआ और ये रिडक्शन का हाफ हुआ। तो इन दोनों, हाँ जी चेंज कर देते हैं, ये लो जी मेरी गलती है। तो ये ऑक्सीडाइज हुआ, ये रिड्यूस हुआ, ये ऑक्सीडेशन हाफ है, ये रिडक्शन हाफ है। तो इन्हीं को हम लोगों ने क्या बोलना शुरू कर देना है, ये रिडॉक्स कपल, ये दोनों कंबाइन होंगे एक सेल बन जाएगा, उसको बोलोगे रिडॉक्स कपल। रिडक्शन ऑक्सीडेशन कपल। इसीलिए मैं इतने दिन से कोशिश कर रहा हूं कि एटलीस्ट रिडक्शन ऑक्सीडेशन तो पता चलने लग जाए तुम लोगों को। चलो जी, इसके बाद इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वर्ड को सीखना है, थोड़ा सा मेरे साथ आना पड़ेगा। आपको पहले भी सिखाया था, चैप्टर का नाम था एस ब्लॉक। हेडिंग आपके पास है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे लगता है पूरे इंटरेस्ट के साथ आपको सीख लेना चाहिए इसको। यहां एक कंटेनर बनाया मैंने, ठीक है जी। इस कंटेनर के अंदर किसी एक मेटेलिक रोड को सेम मेटल आयंस के सॉल्यूशन में डिप कर दिया। वर्डिंग सुनना भाई, मान लो ये जिंक है और इसको जिंक प्लस टू में डिप कर दिया। मान लो ये कॉपर है, इसको कॉपर प्लस टू में डिप कर दिया। मान लो ये आपके पास मर्क्यूरिक आयंस में, मर्क्यूरस आयंस में, या इसी टाइप से ढेरों एग्जांपल तुम ले सकते हो। सेम आयंस के सॉल्यूशन में मेटल को डिप करना है। जिंक इज डिप्ड इन जिंक प्लस टू, कॉपर इज डिप्ड इन कॉपर प्लस टू, कोबाल्ट इज डिप्ड इन कोबाल्ट प्लस थ्री, क्रोमियम मेटल इज डिप्ड इन द क्रोमियम प्लस थ्री सोल्यूशन। सेम आयन सॉल्यूशन में मेटल को डिप करना है। अब जो बात बोलने वाला हूं उस पर भी फोकस कर लो। ये जो इंटरफेस है, इंटरफेस समझते हो ना, जहां मेटल और मेटल आयन एक दूसरे के टच में है, इस जगह पर एक पोटेंशियल डिफरेंस, इस जगह पर एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ, बस इसी का नाम आप लोगों ने क्या रख दिया है? बस जब कभी भी सरफेस केमिस्ट्री पढ़ने को मिलेगी ना, जब कभी भी सरफेस केमिस्ट्री पढ़ने को मिलेगी, हो सकता है आपने कभी ध्यान भी दिया हो, तो वहां प्राइमरी लेयर और सेकेंडरी लेयर के बीच में चार्ज का डिफरेंस आता है, जिसको जीटा पोटेंशियल बोलते हैं। इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, जीटा पोटेंशियल, वही हो रहा है। चौथी पांचवी बार बता रहा हूं, मेटल को सेम मेटल आयंस के सॉल्यूशन में डिप कर दो, मेटल को सेम मेटल आयन के सॉल्यूशन में डिप कर दो, तो न्यूट्रल और आयन, न्यूट्रल एंड आयन की वजह से, न्यूट्रल और चार्ज्ड स्पीसीज की वजह से इंटरफेस पे, इंटरफेस पे एक चार्ज का डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। इंटरफेस पे एक चार्ज का डिफरेंस जनरेट हो जाएगा, और इस चार्ज डिफरेंस को ही हम लोगों ने नाम दे रखा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। प्रियाशा बोल के बताना इसको दो तीन लाइनों में जो समझ में आया, तुम्हें जो समझ में आया। वेरी गुड, क्लियर। यही बात अगर आपको बोलनी है, रूहानियत को बोलनी है, तो कैसे बोलेगी वो? सेम बात को अमृत को बोलना है। सर जब किसी मेटल को उसके मेटल के आयन के सॉल्यूशन में डालते हैं तब उस मेटल के इंटरफेस पे जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है उसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। चलो जी, तो मेरे ख्याल में मैक्सिमम बच्चों को ये बात पता चल गई है कि जब भी मैं किसी मेटल को मेटल आयंस के सॉल्यूशन में डिप करूंगा, तो जो इंटरफेस पे पोटेंशियल का डिफरेंस जनरेट होगा, उसी का नाम हम लोगों ने क्या कर दिया है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब एक काम करेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टाइप सीखने के लिए ना, वर्डिंग सुनना भाई, होएगा क्या, ध्यान से सुनना।
ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको ई से सिंबलाइज करेंगे, ई से लिखेंगे इसको। अगर आपके पास स्टैंडर्ड कंडीशंस हो, अगर आपके पास स्टैंडर्ड कंडीशंस हो, अगर आपके पास स्टैंडर्ड कंडीशंस हो, मीन टेम्परेचर 298 केल्विन ले लो, प्रेशर 1 बार ले लो, तो इसको ई नोट लिख दोगे। अब इस ई नोट की फर्दर दो वेराइटीज हो जाएंगी। ये जो ई अकेला लिखा ना ये नॉन स्टैंडर्ड है, ई नोट लिखा ना ये स्टैंडर्ड है। अब अगर आपके पास रिडक्शन हो रहा हो या फिर ऑक्सीडेशन हो रहा हो, सिंबल नहीं बदलेंगे, सिंबल नहीं बदलेंगे, सिंबल तो आपके पास क्या रहेगा, ई नोट ही रहेगा, सिंबल तो आपके पास ई नोट ही रहेगा, लेकिन सबस्क्रिप्ट चेक कर लेना, उसका सबस्क्रिप्ट चेक कर लेना, उसका सबस्क्रिप्ट चेक कर लेना। कैसे? ई नोट लिखा हुआ है, नीचे जिंक +2 जिंक है। शायद बच्चों को चैप्टर पढ़ने के बाद पता चल गया हो कि +2 और 0 जब ऐसा कुछ दिखता है तो उसको क्या बोलोगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। नोट का मतलब क्या हुआ, स्टैंडर्ड। +2 किस में गया, 0 में, क्या हो गया, रिडक्शन। और यही हरकत अगर आपको इस फॉर्म में दिखती है, यही हरकत अगर आपको इस फॉर्म में दिखती है तो इसको क्या लिख दोगे, एसओपी। और हो सकता है आप में से काफी जनता को समझ में आ गया हो कि इसने इसको एसओपी क्यों लिखा, प्रियाशा इसको एसओपी क्यों लिखा, वेरी गुड। और उधर एसआरपी क्यों लिखा, वेरी सिंपल। तो आपको सबसे बड़ा फोकस कहां रखना है, सबस्क्रिप्ट पे। अगर सबस्क्रिप्ट पे फोकस नहीं रख पाए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अगर सबस्क्रिप्ट पे फोकस नहीं रख पाए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। आपको सबस्क्रिप्ट पे प्रॉपर फोकस रखना है, और सबस्क्रिप्ट अगर ढंग से देखते रहे तो आपको पता चल जाएगा ये एसआरपी एसओपी है। बार बार गड़बड़ करेगा, पता है आपको, वो क्वेश्चन चलाते चलाते बीच में एसआरपी लिख देगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कि एसआरपी लिख गया। आपको सबस्क्रिप्ट देखना है तो इजीली पता चल जाएगा। वैल्यू लिख देगा, देखे पता ही नहीं चला, एसआरपी एसओपी, सीधा सबस्क्रिप्ट। ये सबसे बड़ा इन क्वेश्चंस को जो आएंगे फर्दर ना उनको सोल्व करने का तरीका है। यस तो सर। सबसे पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन आपके दिमाग में गई है। अगर आपके दिमाग में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन गई है तो उसके बाद उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ई नोट गया है, तो उसके फर्दर दो टाइप एसआरपी एसओपी भी चले गए होंगे आई थिंक। यस सर। The electrical potential setup between the metal and its ion in the solution is called the electrode potential। मैंने डेफिनेशन प्रॉपर वे में दे दी आपको। और द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक होगी बात। किसी भी मेटल का या किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन गेन और डोनेट करने का टेंडेंसी, आपने इसको क्या बोल दिया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दो हो सकते हैं, ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और रिडक्शन भी हो सकता है, नोट्स में आ चुका है ऑलरेडी। यस सर। ठीक है भाई, बस फर्क ये है कि साइन बदलेगा बस। अगर कोई वैल्यू, जैसे कि आपको पता ही है, आपने वो चैप्टर पढ़ा हुआ है मेरे साथ में, एस ब्लॉक एलिमेंट, वहां मान लो सोडियम की बात कर रहे हैं हम, सोडियम का ई नोट लिखना है। कोई बताएगा मैंने ये सोडियम का क्या लिखा है, एसआरपी एसओपी। सर ये -2.71 वोल्ट है, ठीक हो गया। और अगर मैं इसी बात को कुछ इस फॉर्म में लिख दूं, हाँ एसओपी, परफेक्ट है। आपने देखा है खास बात क्या हुई, माइनस प्लस बन गया और प्लस माइनस बन गया, साइन चेंज हुआ है सिर्फ, सिंबल नहीं बदल रहा। ई नोट रिमेन्स ई नोट, सिंबल सेम है। सबस्क्रिप्ट देख के पता चलेगा एसआरपी है या एसओपी है, सिंबल देख के पता चलेगा एसआरपी है या एसओपी है। जब तक ये बात दिमाग में नहीं आएगी तब तक आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। According to IPAC convention, half cell reactions are always written as reduction half reaction and their potentials are written as a reduction potentials। ये कन्वेंशन है लेकिन फिर भी मानते नहीं है लोग बाग ना। न्यूमेरिकल सोल्व कराने के लिए
जानबूझ के ऐसे पंगे लेंगे। रूल है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का दूसरा मतलब होता है एसआरपी। कन्वेंशन कह रहे हैं ना, अकॉर्डिंग टू आईपीए कन्वेंशन हाफ सेल रिएक्शंस आर ऑलवेज, ऑलवेज और वर्ड डाला ऑलवेज, फिर भी नहीं मानते बुक वाले, फिर भी नहीं मानते। बुक वाले हमेशा क्वेश्चन सोल्व कराने के लिए ऐसी हरकतें करते रहेंगे। इसके बाद शुरू करूं भी, अगर बात समझ में आ गई, 10 मिनट की क्लास बची हुई है। ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं? एक तो नेचर ऑफ मेटल, सबका अपना अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इसमें टाइम खराब नहीं कर रहे हम लोग। कॉन्सेंट्रेशन, इसके बारे में नर्स्ट इक्वेशन आएगी 12वीं क्लास में, क्लियर। एंड टेम्परेचर। और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं बड़ा सिंपल वे में लिख सकता हूं। नर्स्ट इक्वेशन सुनी आपने कभी? अगर नर्स्ट इक्वेशन ही लिख लो ना, सिर्फ नर्स्ट इक्वेशन लिख लो, तो आपको पता है कि आप सारी बातें लिख डालोगे यहां पर। देखो, नेचर ऑफ मेटल और इलेक्ट्रोड वो ये बात है, कॉन्सेंट्रेशन वो यहां आ गया, टेम्परेचर वो इसके अंदर आ गया, RT/NF। एक बार फिर लिख देता हूं, ई सेल, इसका रो फॉर्म लिखता हूं, कंप्लीट सोल नहीं लिखता। ई सेल इज इक्वल टू ई सेल नॉट 2.303 RT/NF। इसका मतलब नहीं पता आपको ना, ये इक्वेशन नहीं पता है, नहीं पता है। RT/2.303 NF होता है बच्चे, इंटू नहीं होता। चलो सीधी लिख देते हैं, लेकिन उसके अंदर टेम्परेचर नहीं था, इसलिए मैंने वापस लिखने की कोशिश की थी। वैसे काम तो यही आनी जो सीधी वाली है, और दूसरी वाली यूज भी नहीं आनी। 0.0591 बाय एन log Q। यहां कॉन्सेंट्रेशन है, यहां टेम्परेचर है, क्लियर। इस पूरे में टेम्परेचर और इस पूरे में नेचर है, इन सबने मिलकर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अफेक्ट करना है। सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन बताई गई, नंदिनी बताएगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, वो स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है? और अगर इसका उल्टा चल रहा है वो तो स्पॉन्टेनियस है। मोबाइल को जेब में लेकर घूम रहे हैं, उसके अंदर मैसेज भी आ रहे हैं, उसके अंदर हर टाइप की एक्टिविटी नोटिफिकेशंस भी आ रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो जो केमिकल एनर्जी है वो स्पॉन्टेनियसली अपने आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, वॉइस एक्सेट्रा में कन्वर्ट होती जा रही है। तो केमिकल का इलेक्ट्रिकल में स्पॉन्टेनियस है, और इसका रिवर्स चले बिल्कुल परफेक्ट है, क्लियर। स्टैंडर्ड वर्ड लिखा हुआ, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या चीज है। अगर किसी सेल को 298 केल्विन पे रख दे, क्लियर, प्रेशर 1 बार ले ले, 1 m कॉन्सेंट्रेशन पुट कर दे, क्लियर, जो ऊपर बताया था ना अभी आपको नोट्स के अंदर कि ये स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है, बस एक थोड़ा सा ऐड और कर लेना इसमें, कॉन्सेंट्रेशन शुड बी 1 मोलर। अगर किसी को स्टैंडर्ड रखना है, स्टैंडर्ड, तो कॉन्सेंट्रेशन शुड बी 1 मोलर, प्रेशर शुड बी 1 बार, एंड टेम्परेचर शुड बी 298 केल्विन, तभी वो स्टैंडर्ड कंडीशन बन पाएंगी। तो कोई बहुत ऐसा नहीं कि डिफिकल्ट चैप्टर हो, अगर थोड़ा पढ़ने निकलो तो समझ में आ सकता है। इफ इन अ हाफ सेल द सब्सटेंस इज सस्पेंडेड इन अ सॉल्यूशन ऑफ 1 मोलर, हाइलाइटेड, मैंने लिख दिया ऑलरेडी नोट्स में, एंड टेम्परेचर 298 केल्विन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का नाम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जगह स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा। और प्रेशर भी बता दिया साथ साथ में, इसको ई नोट से सिंबलाइज करना है, ई नोट से सिंबलाइज करना है। ई नोट डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ सबस्टेंस एंड डजंट डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन, वो तो 1 m हो गया ना ऑलरेडी, टेम्परेचर 298 केल्विन हो गया ना बाय डिफॉल्ट ही। और इलेक्ट्रॉन लॉस्ट गेन, ई नोट की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ नेचर पे डिपेंड करती है, ई नोट। अच्छी लाइन है, अगर आपने अपने नोट्स में नहीं डाली है तो इसको डालना चाहिए। मैं आपको ये लाइन डलवा दूं बोर्ड पे लिखकर। आपने कभी एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का नाम सुना हो? थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव, इंटेंसिव, इंटेंसिव
जो डिवाइडेबल न हो, नॉन डिविजिबल, जिसके टुकड़े नहीं कर सकते आप, इंटेंसिव। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज हैं जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, नेचर डिपेंडेंट है। नॉन डिविजिबल या नेचर डिपेंडेंट, जैसे कि बीपी हुआ, जैसे कि एमपी हुआ, जैसे कि डेंसिटी हुई, जैसे कि कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स हुई, जैसे कि जिसके बारे में बात कर रहे हैं ई नोट हुआ। भाई जो फॉर्मूला लिखा था ना अभी, इसके अंदर ई नोट टेम्परेचर फिक्स कर दिया, कॉन्सेंट्रेशन फिक्स कर दी, प्रेशर फिक्स कर दिया, बचा क्या? सोडियम का अलग आएगा, लिथियम का अलग आएगा, रुबिडियम का अलग आएगा, मरकरी का अलग आएगा, गोल्ड का अलग आएगा, सिल्वर का अलग आएगा। तो ई सेल नॉट सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है? नॉट नॉट स्टैंडर्ड, नेचर ऑफ द सबस्टेंस पे। बाकी तो सब कुछ फिक्स ही कर दिया आपने। कुछ पता चला क्या हो रहा है? श्योर है आप? लो जी, अब टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन पे नोट्स बनने जा रहे हैं। एक होएगी ये वाली, ये वाली, इनमें से कहीं थर्ड पॉइंट यहां लिख दिया था ना मैंने, इंटेंसिव है ये। चलो जी, अब इसके बाद का गेम पता है क्या है? टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में एक डायरेक्ट है, एक इनडायरेक्ट है। वो मैं बोर्ड पे लिखने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना और समझना भी, पेज ऐड करके ना। टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस, एक आपके पास है डायरेक्ट रिडॉक्स, एक आपके पास है इनडायरेक्ट रिडॉक्स। डायरेक्ट रिडॉक्स का मतलब क्या हुआ कि एक ही वेसल के अंदर, एक ही कंटेनर के अंदर रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों चल रही है। बिल्कुल परफेक्ट लाइन है। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस और प्रोसेस proceeds in same container, in the same vessel और same container। ठीक है जी, उसको बोल देते हो आप डायरेक्ट रिडॉक्स। इनडायरेक्ट रिडॉक्स में क्या होएगा? रिडॉक्स proceed in two different vessels, redox reactions proceeds in two different containers और vessels। दो अलग अलग वेसल्स के अंदर अगर रिएक्शन प्रोसीड करे तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई? इनडायरेक्ट। चेक करना जी, यहां आपके पास एक कंटेनर है, यहां जनरली फिजिक्स की लैब में मिलता है, एक पोरस पोर्ट लगा दिया गया है। वैसे इसके बगैर भी काम चल सकता है। एक काम करना, यहां आप जिंक सल्फेट के अंदर कॉपर को डिप कर दो। कुछ पता चला क्या लिखा? कोई पुराना नॉलेज यूज हो रहा है? क्या कॉपर कैपेबल है जिंक को रिमूव करने में? नो रिएक्शन का टैग लगेगा। ये कोई बच्चा बोला, ये लास्ट में बहुत अच्छा बोला है। किसने कहा था ये? साक्षी ने। तो इसका मतलब आपने अपना पुराना नॉलेज यूज नहीं किया, और नंदिनी ने तो इसका कोरोजन ही करवा दिया है। ओए, जिंक
हाँ, अब ये 10वीं क्लास के बारे में बात हो रही थी, तभी मैं कह रहा हूं आप लोग लेट चल रहे हो। डिस्कशन अबाउट क्लास 10th, लेकिन हम 11th 12th के बाद भी इस बात को इंटरेस्ट से लेके नहीं सीख रहे। गलती क्या कि हमारा कंसंट्रेशन नहीं बन रहा। जिंक को कॉपर सल्फेट में डिप करोगे, गोली मारो यार। हमारी सारी इनऑर्गेनिक सीख लो क्या लिखा था वहां पे। कॉपर H2SO4 के साथ हाइड्रोजन रिलीज नहीं करता, चैप्टर का नाम हाइड्रोजन। जिंक कैन रिलीजेस हाइड्रोजन। तो जिंक एक्टिव मेटल है एज कंपेयर टू कॉपर। जिंक एक्टिव मेटल है एज कंपेयर टू कॉपर। जिंक एक्टिव मेटल है एज कंपेयर टू कॉपर, अगर आप मेरे को सुन पा रहे हो तो। ठीक है ना। तो हुआ क्या, जिंक का जिंक का कॉपर सल्फेट में डिप करने पे जो रिडोक्स रिएक्शन चलेगी, उसको डायरेक्ट रिडोक्स बोलते हो, उसको डायरेक्ट रिडोक्स बोलते हो। और अगर यही प्रोसेस दो अलग अलग कंटेनर में प्रोसीड करवाया जाए तो उसको इनडायरेक्ट रिडोक्स बोलते हो। लेकिन अभी यहां बंद कर रहा हूं, और इसको हम कल करेंगे इसके बाद ना। इससे कितना इलेक्ट्रिकल वर्क आ रहा है कितना नहीं आ रहा, ये हम कल बात करते हैं। तब तक आप पूरा के पूरा डीपीएस जो आपको मिली हुई है ना, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर सोल्व कर डालो। ज्यादा ही करवा देते हैं हम लोग एनसीईआरटी से, कहीं ना कहीं 1.5 टाइम्स ज्यादा करवा देते हैं क्लासेस में, फिजिकल में तो। क्लियर ना। ठीक है, तो एक बार पढ़ लेना इसको। क्वेश्चन कर लेना उसके आंसर। हाँ वो तो जरूरी है, वो तो बहुत ज्यादा जरूरी है। एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ने की नीड नहीं है, क्वेश्चन पढ़ने की बहुत ज्यादा नीड है। यस। ठीक है, चलो जी चलो। ओके ना। ओके जी ओके। ओके बेटा।